कृतिकॉन। मेरी माँ ऐसी इंसान थी जो किसी पर निर्भर नहीं थी। ऐसा तब तक था जब तक उनके दोनों पैर काटने नहीं पड़े। वो सोशल सिक्योरिटी पर गुजारा करती थी। वो रिच लेडी नहीं थी। जब वो रिहेबिलिटेशन से घर आई तो मुझे और मेरे भाई को उनके सारे काम करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ा। दिन में वो अपनी भरोसेमंद व्हीलचेयर के साथ रहती थी। मेरा भाई रेलवे में घंटों काम करता था और मैं बहुत दूर रहता था, इसलिए हम कोई मदद नहीं कर पाए। किस्मत से उनकी एक पड़ोसी थी जो कैरगिवर थी और उसने $15 प्रति घंटे के हिसाब में काम करने के लिए मान गई। वो ये काम प्रोफेशनली करती थी। मुझे अपनी अच्छी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं रोज अपनी माँ को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछता था और वो बिल्कुल ठीक लगती थी। एक सुबह मैंने फ़ोन किया। वो रो रही थी। उन्होंने कहा कि उस सुबह कैरगिवर का पति वहाँ आया था और उसने उन्हें चूमने की कोशिश की। उसने उन्हें बहुत देर तक ठंड में न्यूड लिटाए रखा। मैं सन्न रह गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये सच कैसे हो सकता है? एक 80 साल की अपाहिज औरत को चूमने की कोशिश कौन करेगा? मैंने उस औरत को फ़ोन किया। उसने कहा कि उसे इमरजेंसी थी और उसे अपने पति को बुलाकर मदद लेनी पड़ी। मैंने उस औरत को बताया कि मेरी माँ ने मुझे क्या बताया था। हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि शायद मेरी माँ को कुछ डिमेंशिया हो गया है। उसने कहा कि उसका पति 80 साल की बिना पैरों वाली औरत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वो अपने घर में उन्हें देखना नहीं चाहती और उस औरत ने ही अगले ही दिन हमें बिना बताए काम छोड़ दी। मुझे लगता है कि उसे पता होगा कि उसका पति अय्याश था। शायद वो भी वैसे ही थी। दुर्भाग्य से मुझे स्वीकार करते हुए बहुत शर्म आती है कि मैंने कोई बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया। अगली बार जब मैं मिलने गया तो मैं उनके घर गया था ताकि उन्हें वो पैसे दे सकूं जो हमें उन्हें देने थे। मैं पहली बार उसके पति से मिला था। पति ने मुझसे कोई आई कांटेक्ट नहीं किया। मैं इस भावना के साथ वहां से निकला कि शायद मेरी माँ सही थी। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जब मैं गया तो मैंने सुना कि वो अपनी पोतियों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में जेल में था, जो अभी भी डायपर पहनती थी। मुझे अपनी माँ पर विश्वास न करने का पछतावा जिंदगी भर रहेगा। कौन जानता है कि उसने असल में उनके साथ क्या क्या किया था। क्या उसने उनको ड्रग्स देकर उनके साथ भी छेड़छाड़ की थी? क्या उसने उनका सामान चेक किया था? मैं चाहता हूँ कि वो कमीना जेल में ही सड़ जाए या दूसरे कैदियों को पता चले कि उसने छोटी लड़कियों और बूढ़ी औरतों के साथ क्या करता है और वे उसे अच्छे से सबक सिखाए। मैं ग्रामीण बरमट में पला बढ़ा हूं। हम एक पहाड़ी सड़क पर रहते थे। हमारे घर के पीछे खेत था जहां मैं अक्सर खेलता था। खेत के दूर किनारे पर जंगल भी था। अगर हम उसमें से जाते तो वो हमें दूर खेत में ले जाता। हर गर्मी में वहां गाय रखी जाती थी, इसलिए जगह बाढ़ से घिरी हुई थी। वो खेत एक स्थानीय किसान का था। मैं अक्सर गायों के साथ खेलता था और जंगल में उनके पीछे पीछे भी जाता था। एक दिन जब मैं लगभग 12 साल का था, मैं हमेशा की तरह जंगल में खेल रहा था। मैं गाय की पीठ पर बैठा था। वो धीरे धीरे चल रही थी। मैं कुछ ब्लैकबेरी खा रहा था जो मैंने तोड़ी थी। वो जंगल में एक पगडंडी पर चली गई, जिसके बारे में मुझे पता था कि वो हमें एक खुली जगह पर ले जाएगी जहां मुझे बैठना बहुत पसंद था। जब हम बाहर निकले तो मैंने उस बाड़ की तरफ देखा जो हमारे एक पड़ोसी की जमीन की सीमा थी। वो आदमी मुझे हमेशा डरा देता था। उसके बाल बड़े गुच्छे की तरह उलझे हुए थे और उससे बहुत बुरी बदबू आती थी। बदकिस्मती से वो अपने आंगन के बाहर था और उसने मुझे देख लिया। वो खेत या गायों का मालिक तो नहीं था, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं हुई। मैं बस गाय की पीठ से नीचे उतरा और बेरी के झाड़ियों को देखने लगा। अचानक मैंने खेती की तार वाली बाड़ के सिरों को खींचने की आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी राइफल लेकर ऊपर चढ़ रहा था। मैं जल्दी से छिपने के लिए जंगल में भागा, ये सोचकर कि वो मेरा पीछा नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरा पीछा किया। जब वो मेरा पीछा कर रहा था तो मुझे टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने छिपने के लिए कुछ टहनियों के नीचे जगह बनाई और मैं जितना हो सके चुपचाप बैठ गया और कान लगाए रखे। वो बह रहा था। मैं अभी भी वही था, लेकिन फिर भी मैं उससे थोड़ा आगे था। मुझे पता था कि थोड़ी देर आगे एक जगह है जहाँ मैं बाढ़ के नीचे से चढ़कर सड़क पर निकल सकता हूँ।
मैंने तेजी से दौड़ लगाई और जल्दी से बाहर निकल गया। जब मैं सड़क पर पहुंच गया तो मैं पीछे देखने के लिए रुका, ये सोचकर कि अब मैं सेफ हूँ। वो आदमी जंगल से बाहर निकला और वो वहीं खड़ा होकर अपनी बंदूक सीधे मेरी तरफ ताने हुए था। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैं पूरे समय उसे देखता रहा। ठीक उसी पल एक गाड़ी कोने से आई और जब गाड़ी गुजर गई तो मैं उसे देखा, वो वहां नहीं था। उसके बाद मैंने बहुत लंबे समय तक उस चरागाह से दूरी बनाए रखी। मैं 21 साल का लड़का हूं और मेरी गर्लफ्रेंड 20 साल की है। हमने 1 महीने के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। वो इलाका सुनसान था। अंधेरा होने के बाद सब लोग अपने अपने काम से मतलब रखते थे। पड़ोसी मुश्किल से ही एक दूसरे से बात करते थे या शाम को बाहर निकलते थे। हमारा अपार्टमेंट 4 मंजिला बिल्डिंग में था और हर मंजिला पर एक अपार्टमेंट था। सभी अपार्टमेंट बहुत छोटे थे, स्टूडेंट्स को किराए पर देने के लिए बनाए गए थे। जिस रात हम शिफ्ट हुए, हमारे नलों में पानी खत्म हो गया था। मैं ऊपर गया ये सोचकर कि ऊपर रहने वाले लोगों से थोड़ा पानी उधार ले लूं। मुझे पता चला कि 4 में से 2 अपार्टमेंट खाली थे, उनमें ताला लगा हुआ था। चौथी मंजिल वाले अपार्टमेंट में अंदर से लाइट जल रही थी। मैंने बेल बजाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले हफ्ते हमें 8वीं मंजिल पर किसी के रॉड या किसी तरह के धातु या किसी दूसरी चीज से मारने की आवाज सुनने की आदत हो गई थी। ये देर रात 1:30 बजे के बाद शुरू होता था और फिर घंटों तक चलता था। शुरू में हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद हमें इसमें दिलचस्पी होने लगी। आवाज हमारे ऊपर के अपार्टमेंट से ही आ रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 3 में से 2 अपार्टमेंट खाली थे और तीसरा भी खाली लग रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उसमें अंदर से लाइट जल रही थी। मैंने उस दरवाजे पर कई बार खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मारने की आवाज रोज आती थी और बहुत देर रात को हमें किसी के बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे इस बिल्डिंग में सिर्फ हम ही रहते हैं, खासकर दिन में। लेकिन देर रात को ये क्या सुनाई दे रही है? हमने खुद को समझाया कि ये कुछ नहीं है, लेकिन मारने की आवाज कुछ ऐसी थी कि ये हवा या किसी इंसान के अलावा किसी और चीज से नहीं हो सकता था। ये लगभग रोज एक ही टाइम स्टार्ट होता था। हमने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। किसी को नहीं पता था कि वहां कोई रहता भी या नहीं। मैंने एक दिन एक संदिग्ध दिखने वाले आदमी को ऊपर जाते देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ऊपर के अपार्टमेंट का मालिक है। उसने कहा हाँ। मैंने उससे पूछा कि क्या ऊपर कोई रहता है, और उस अजीब सी ठक ठक की आवाज के बारे में भी पूछा। उसने मुझे बताया कि कोई नहीं रहता और वो असल में किराएदार ढूंढ रहा है। उसने ये भी कहा कि उसे आवाज के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। मुझे तो तब हैरानी हुई जब उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ कितना दिन रुकने वाला हूँ। 4 और दिन। हम असल में इस महीने की 30 तारीख को जा रहे हैं, मैंने जवाब दिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या किसी और ने अगले महीने के लिए जगह किराए पर ली है। मैंने उसे बताया कि मुझे नहीं पता। सबसे अजीब बात यह थी कि अगले 4 दिन तक न तो पीटने की आवाज आई और न ही देर रात सीढ़ों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड की इंटर्नशिप 2 दिन और बढ़ गई और हमने वहीं रुकने का फैसला किया। और जैसा मैंने सोचा था, 30 तारीख के बाद जिस दिन हमें जाना था, पीटने की आवाज फिर से आने लगी। मुझे नहीं पता है कि वो क्या था और मुझे लगता भी नहीं कि कभी पता चलेगा, लेकिन मैं बस खुश हूं कि हम बिना किसी बड़े परेशानी के उस जगह से निकल गए। उसने मुझे सच में डरा दिया था और मुझे इसके बारे में सोचकर अभी भी अजीब लगता है। ये डरावनी कहानी 10 साल से भी पहले की है, जब मैं टीनेज में जाने वाला था। मैं और मेरा दोस्त अपने पड़ोस में घूम रहे थे, जैसा कि हम हमेशा करते थे। हम जिस घर में रहते थे उससे कुछ ब्लॉक दूर चले गए थे। तभी 2 कुत्ते हमारे ऊपर जोर जोर से भौंकने लगे जब हम उनके घर के पास से गुजरे। वे पिटबुल थे। कुत्ते अपनी भाड़ के नीचे जमीन खोद रहे थे।
जहाँ ये साफ था कि वे पहले भी वहाँ से भाग चुके हैं। हमें लगा कि कुत्ते भागने वाले हैं, इसलिए मैं और मेरा दोस्त भागने लगे। जैसे ही हमने देखा कि कुत्ते गेट के नीचे से निकलकर हमारी तरफ आ रहे हैं, हम एक आदमी के आंगन में घुस गए और हम एक पेड़ पर चढ़ गए। कुत्ते अब पेड़ के नीचे थे, भौंक रहे थे, जिसे सुनकर उस आंगन का मालिक बाहर आया और फिर उसने कुत्तों को भगा दिया। हम अभी भी पेड़ पर थे। मालिक लगभग 50 साल का लग रहा था। उसने हमसे कहा कि हम उसके गैरेज में आ जाएं, ताकि वो हमें सुरक्षित रख सके। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। हमारी आंखों ही आंखों में ये बात हो गई कि ये खतरा है। हम इतने डर गए थे कि उसे ये नहीं बता पाए कि हम ठीक हैं और हम घर जा सकते हैं, लेकिन वो इस समय पेड़ के नीचे था। हमें नीचे उतारने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी का लहजा और हाव भाव सच में बहुत खतरनाक थे और उसकी जवान हवा से भी हम समझ गए थे कि वो एक शिकारी है। वो आदमी ये पक्का करने के लिए सड़क पर बार बार इधर उधर देख रहा था कि कोई ये सब होते हुए देख ना ले। लेकिन आखिरकार सड़क पर अपना कुत्ता घुमाते हुए कोई आया और मैंने कहा कि वो मेरा रिश्तेदार है। जैसे ही वो आदमी पीछे हटा, हम नीचे कूद गए। उस आदमी के पास ऐसे भागे जैसे हम उसे जानते हों। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर हम उस आदमी के साथ उसके गैरेज में जाते तो क्या होता।